नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश नटानी फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन लेक्चर्स में। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में देख रहे थे, वाटर सप्लाई एंड सैनिटाइजेशन इंजीनियरिंग के अंदर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने लेक्चर्स में प्राइमरी प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी और टर्जरी ट्रीटमेंट की क्या क्या यूनिट्स होती है, क्या क्या काम आते हैं, ये सब हमने देख लिया था। अब हम सभी यूनिट्स को बारी बारी से पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे इन यूनिट्स की। तो सबसे पहली यूनिट आती है अपनी स्किनिंग। स्किनिंग क्या है? स्किनिंग वह फर्स्ट ऑपरेशन है जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर सबसे पहले किया जाता है। तो आप देख सकते हो, ये एक तरह का फर्स्ट ऑपरेशन है जो कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर किया जाता है, क्योंकि जैसे पदार्थ होते हैं, जैसे मैटर्स होते हैं, उनको जिस तरह से रिमूव करना होगा वैसे वैसे डिफरेंट टाइप की आपकी स्किन्स लगी होती है, स्किन होती है, जो कि क्या काम में आती है। जो फ्लोटिंग मैटर्स होते हैं, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जो भी निलंबित कण होते हैं, बड़े बड़े पत्थर्स वगैरह, उन सभी को आवश्यक रूप से रिमूव करने का काम करती है आपकी स्क्रीनिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बड़े बड़े पत्थर, निलंबित कणों को हटाने के, रिमूव करने के काम में आती है आपकी स्किनिंग। स्किनिंग से लगभग 60% तक जो भी सस्पेंडेड सॉलिड्स है, जो निलंबित कण है, वो अलग हो जाते हैं। एक और आपका स्किनिंग ना एक और वर्क करता है। वो क्या करता है? वो जो कि आगे पंप्स और अदर इक्विपमेंट्स लगे होंगे, तो उनमें इन मोटे मोटे पत्थर्स वगैरह, जो भी पेड़ों की डालियां हैं, इनसे डैमेज ना हो, उन सभी डैमेज को रिमूव करने का काम करता है आपका स्किनिंग जो कि इन सभी को हटा लेगा। तो इससे आगे जो भी पंप्स वगैरह हैं, उनको डैमेज नहीं करेंगे फ्लोटिंग मैटर्स। तो ये स्किनिंग होती है। अब आप देख सकते हो, एक स्किनिंग का डायग्राम दिया हुआ है। ये जैसे गेट होते हैं बड़े बड़े जालों वाला, सिमिलरली आपकी स्किनिंग होती है। इसमें ये जार्स लगे होते हैं बड़े बड़े, जो इन जार्स के बीच की दूरी है, दो रोड्स के बीच की दूरी है, इन्हीं के बेसिस पे फाइन और कोर्स स्किनिंग का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इस तरह से लगा दिया जाता है। यहाँ से फ्लो आएगा, वो जो भी फ्लो में जो भी बड़े पार्टिकल्स हैं, वो सभी यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे, आगे नहीं पास आउट होंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका स्किनिंग के अंदर, जिसको हम छनन भी बोलते हैं। और ये जो स्किन्स लगी हुई है, यही आपके स्किनिंग में मेन वर्क करती है। अब आप यहाँ देख सकते हो, स्किनिंग का एक डायग्राम बनाया हुआ है, जो कि स्किनिंग को हम सीधी भी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली हम इसको तिरछी करके लगाते हैं, किसी एंगल पे रोटेट करवा के लगाया जाता है। ये एंगल हो सकता है आपका 45 से 60 डिग्री तक का। अब क्यों सीधा ना लगा के किसी एंगल पे तिरछा करके लगाया जाता है? तो आप देख सकते हो, अगर आप इसको सीधा रखोगे तो इसका जो सरफेस एरिया है वो यही रहेगा, इतना ही सरफेस एरिया रहेगा। लेकिन आप इसको तिरछा कर दिए तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब है आपका डिस्चार्ज बढ़ गया। कैसे? डिस्चार्ज क्या होता है? Q इज इक्वल टू एरिया इंटू में वेलोसिटी। जो आपका सरफेस एरिया बढ़ गया तो आपका डिस्चार्ज बढ़ गया। डिस्चार्ज बढ़ने का मतलब है आप ज़्यादा पानी पास आउट करवा सकते हो कम समय में। तो इसलिए आप इसको तिरछा रखा जाता है, किसी एंगल पे रोटेट करके रखा जाता है किसी भी स्किनिंग को। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ स्किनिंग्स। तो स्किन का क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं, वर्गीकरण हम देख सकते हैं। 3 तरह से वर्गीकृत किया गया है इसे, बेस्ड ऑन द साइज, आकार के आधार पे सबसे पहला, स्टेबिलिटी के आधार पे, स्थिरता के आधार पे, और आकृति के आधार पे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आकार के आधार पे, तो जैसा कि मैंने बताया था, जो 2 रोड्स लगी होती है, उन रोड्स के बीच में जो गैप है, उस बेसिस पे ही हम ये देखते हैं कि मोटे कण इसमें रुकेंगे या छोटे कण रुकेंगे। तो इस तरह से इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया हुआ है, कोर्स स्क्रीन, मीडियम स्क्रीन और फाइन स्क्रीन। तो यहाँ पे जो 2 रोड्स है,
स्क्रीन की, उनके बीच में कितना गैप है, उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया हुआ है। दूसरा है स्टेबिलिटी के आधार पे। जो स्क्रीन है वो अगर फिक्स्ड है तो वो फिक्स्ड स्क्रीन हो गई, अगर वो मूवेबल है आगे पीछे हो सकती है। आगे पीछे क्या काम में आती है, जैसे कि कोई जो भी ज़्यादा पदार्थ वगैरह जो भी बड़े कण है वो रुक गए स्क्रीन के थ्रू, फिर उसको मूव करवा के जो भी पदार्थ रुके हैं उनको हटा सकते हैं। एक तो फिक्स में तो मैनुअली उसको उठाना पड़ेगा, मूविंग में हम मैकेनिकली उसको जो भी रिमूव हुए पदार्थ उनको हटा सकते हैं डायरेक्ट। और तीसरा है मूविंग, ये लगातार चलती रहती है। ये कैसी होती है, ये एक बेल्ट नुमा होती है। एक बेल्ट होता है जो कि लगातार यूँ घूमता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे पानी आता रहता है, पानी यहाँ से ऐसे पास होता है, ये बेल्ट यहाँ से रिमूव करती है, यहाँ से इसको रोकती है, आगे इसको पास कर देती है, फिर आगे से रिमूव कर लिया जाता है इधर से। तो इस तरह से एक बेल्ट सिस्टम लगा होता है, उसको बोलते हैं मूविंग स्क्रीन। मैं आपको एक वीडियो के अंदर ये बताऊंगा भी कि मूविंग स्क्रीन कैसे वर्क करती है। तीसरा है बेस्ड ऑन द शेप है। अगर प्लेट नुमा शेप है, डिस्क नुमा शेप है, तो वो प्लेट नुमा स्क्रीन हो गई। अगर ड्रम नुमा है, ड्रम नुमा कैसी होगी, जैसे कि ये बेल्ट नुमा हो गई तो ये ड्रम नुमा हो गई। अगर केज नुमा है, पिंजरा की आकृति का अगर स्क्रीन है, जैसा कि हमने अभी देखी भी थी, तो उसको हम केज स्क्रीन बोलते हैं। और अगर पंख नुमा है तो उसको विंग स्क्रीन बोलते हैं। इस तरह से ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया हमारे स्क्रीन का। इसके बाद में मैं बात करता हूँ ग्रिड चैम्बर की। दूसरी यूनिट आती है आपकी ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर जनरली लगाया जाता है फाइन स्क्रीन के बाद में और सेडिमेंटेशन से पहले। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक ना उससे पहले लगाया जाता है और प्राइमरी वो फाइन स्क्रीन के बाद में लगाया जाता है। क्या करता है ग्रिड चैम्बर? ग्रिड चैम्बर जो कि फाइन स्क्रीन तक हम बड़े बड़े पार्टिकल्स तो रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद के जो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी साइज 0.15 टू 0.2 mm के आसपास होती है, उनको रिमूव किया जाता है ग्रिड चैम्बर के थ्रू, ठीक है। इस साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव, या इनसे बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है ग्रिड चैम्बर के माध्यम से। तो ग्रिड चैम्बर इन पार्टिकल्स को रिमूव करने का काम करता है। अब जैसा कि ग्रिड चैम्बर से आपका पानी पास हो गया, उसके बाद में वो सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है। अब मैं देखूं कि ग्रिड चैम्बर का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण देखूं मैं ग्रिड चैम्बर का, तो दो तरह से वर्गीकृत किया हुआ है इसको। एक होता है हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप और दूसरा होता है एरेटेड ग्रिड चैम्बर। क्या डिफरेंस होता है हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप में और एरेटेड ग्रिड चैम्बर में? तो आप यहाँ देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप में वाटर एंटर करेगा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म इसको मिलेगा, वहाँ पे पानी रहेगा और उसके बाद में हॉरिजॉन्टली वापस बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह के जो चैम्बर्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप ग्रिड चैम्बर्स होते हैं। और जो एडेटेड ग्रिड चैम्बर है उनमें हम एयर पास करते हैं, एक कंपोज्ड एयर पास करते हैं जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक कंप्रेस्ड एयर है, इसको पास किया जा रहा है पार्टिकल्स के बीच में। क्या होता है इससे, इसको आगे देखेंगे अपन। तो पहला था हॉरिजॉन्टल ग्रिड चैम्बर, दूसरा था आपका एरेटेड ग्रिड चैम्बर। अब आप यहाँ देख सकते हो एक एरेटेड ग्रिड चैम्बर का बड़ा डायग्राम बताया हुआ है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ये इनलेट हुआ वाटर का, यहाँ से इनलेट होगा, उसके बाद में ये ग्रेट पार्टिकल्स क्या होते हैं, अभी हमने देखा था सैंड और कोर्स सैंड, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ग्रिड्स बोलते हैं हम। जो भी अकार्बनिक पदार्थ, जो भी इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं उनको ग्रिड पार्टिकल्स बोलते हैं। वो रिमूव करने का काम करता है आपका ग्रिड चैम्बर। अब ग्रिड चैम्बर में अगर थोड़ी बहुत चिकनाई इनको जकड़ रखी है जो भी पार्टिकल्स हैं, तो ये चिकनाई हटाने के लिए हम यहाँ से एक कंप्रेस्ड एयर इसमें पास करते हैं, वाटर के अंदर वेस्ट वाटर होता है उसके अंदर पास करते हैं। इससे क्या होता है, जो चिकनाइयाँ हैं वो सतह पे आ जाती है और ये पार्टिकल्स इजीली नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। जो ग्रिड्स सेटल डाउन हो गए उनको फिर हम अलग से बाहर निकाल लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। तो ये काम होता है आपके एरेटेड ग्रिड चैम्बर में। और हॉरिजॉन्टल ग्रिड चैम्बर में आप देख सकते हो यहाँ से वाटर एंटर करेगा, उसके बाद में यहाँ पे उसको कुछ टाइम दिया जाता है
उसके बाद में यहाँ से वापस एग्जिट कर लिया जाता है वाटर का। तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे इतनी सी देर में, इतने ही पार्टिकल्स यहाँ से रिमूव हो पाते हैं। अब आगे देखें हम कि जो ग्रेट चैम्बर होता है उसमें कितनी लेंथ कितनी डेप्थ होती है उनकी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जो ग्रेट चैम्बर होती है उसकी डेप्थ, उसकी जो गहराई होती है वो लगभग 1 से 1.8 मीटर 1 to 1.8 मीटर्स तक डेप्थ रखी जाती है। जो उसकी लंबाई है वो 7.5 to 20 मीटर तक उसकी लंबाई रखी जाती है, लेंथ रखी जाती है। जो विड्थ है उसकी वो 2.5 to 7 मीटर तक उसकी विड्थ चौड़ाई रखी जाती है, 2.5 से 7 मीटर तक की। अब एक और वर्ड आता है डिटेंशन टाइम। ये डिटेंशन टाइम होता क्या है, आप उस चैम्बर, किसी भी चैम्बर में कितनी देर तक पानी को रोक रहे हो। तो जो रोकने का टाइम है, जो वाटर के रुकने का टाइम है, जो रोकने का टाइम है, वही आपका होता है डिटेंशन टाइम। तो डिटेंशन टाइम आप देख सकते हो, जो ग्रिड चैम्बर उसमें ज़्यादा देर तक पानी को नहीं रोका जाता, सिर्फ 30 से 60 सेकंड तक ही वाटर को रोका जाता है। डिटेंशन टाइम सिर्फ 30 से 60 सेकंड का ही होता है। अब एक नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आती है आपकी सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब कि अवसादन। तो सिंपली आप सबसे पहले सेडिमेंटेशन को समझो। तो वैसे तो इसको हम वाटर सप्लाई के अंदर भी यूज कर चुके हैं। वाटर सप्लाई में जब वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पर भी सेडिमेंटेशन करते हैं हम। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक घड़ा है, उसके अंदर आप पानी भर रखा है, उसमें कुछ पार्टिकल्स है, कुछ ग्रिट्स या कुछ सैंड, इन सब के पार्टिकल्स हैं। उन सबको कैसे रिमूव करें, उन सबको रिमूव करने के लिए हम लोग उसमें से टर्बुलेंस को ख़त्म कर देते हैं। टर्बुलेंस को ख़त्म कर देते हैं, पानी को स्थिर छोड़ देते हैं। लगभग 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 10 घंटे तक इसको पानी को छोड़ के रखते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जो ये अशुद्धि आती है वो सतह पे जम जाती है और जो ऊपर का पानी है उसको निथार के हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन। तो सिमिलरली यहाँ पर भी सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस है जो कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर की जाती है। तो जिस टैंक में इसको किया जाता है उसे सेडिमेंटेशन टैंक कहते हैं। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है, इसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे सेटल हो जाते हैं। तो इसका जो भी क्षरण के बाद में, अगर ग्रिड चैम्बर आप यूज करें तो ग्रिड चैम्बर के बाद में हम सेडिमेंटेशन के लिए एक बड़ा टैंक रखते हैं जिसमें हम भारी कणों को गुरुत्वाकर्षण के थ्रू नीचे सेटल करवा लेते हैं। अब चूँकि उसको टाइम देना पड़ता है तो कम से कम 2 से 6 घंटे तक हम पानी को सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर रखते हैं। अगर आपके पार्टिकल्स छोटे हैं, बारीक हैं, सूक्ष्म है, तो उस कंडीशन में हम कुछ कोगुलेंट्स भी ऐड करते हैं, जैसा कि हम वाटर सप्लाई में भी करते थे कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। सिमिलरली प्रोसेस हम यहाँ भी करते हैं, कोगुलेंट्स यूज करके उन अशुद्धियों को रिमूव कर लेते हैं। तो ये होता है सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर। अब सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर 3 फोर्सेज वर्क करते हैं। उनमें 2 फोर्सेज, मतलब 3 फोर्सेज में जो 2 बल होते हैं, क्या क्या, एक तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो, एक तो आता है आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो ये, और दूसरा आता है आपका शेप और साइज ऑफ पार्टिकल। ये दोनों आपके शेप एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स, ये दोनों आपकी जो सेटलिंग टेंडेंसी है उन कणों की, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। क्या क्या, एक तो प्रवाह का वेग, और एक कणों का जो आकृति और आकार है ना, ये दोनों। अब 2 बल तो ये होगा, आप बोलोगे तीसरा बल क्या, तीसरा बल होता है विस्कोसिटी, उस फ्लूइड की विस्कोसिटी। लेकिन विस्कोसिटी को हम चेंज नहीं कर सकते, एक फ्लूइड की विस्कोसिटी है उसको चेंज नहीं कर सकते। एक ही कारण से कर सकते हैं, उसको हीट देके, उसको गर्म करके, और जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए हम सिर्फ इन दोनों चीज़ों से ही, इन दोनों फोर्सेस से ही हम जो सेटलिंग टेंडेंसी है उसको कंट्रोल करते हैं। पहला तो क्या, जो भी पानी का फ्लो है उसको, और दूसरा जो शेप और साइज है। अब शेप और साइज कैसे चेंज कर सकते हैं हम, मैंने बताया आपको, कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन यूज करके हम शेप और साइज चेंज कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल्स की। अब आप यहाँ पे देख सकते हो सेडिमेंटेशन टैंक
है यहाँ पे। ये एक सर्कुलर, इसका जो प्लान है वो सर्कुलर गोल टाइप का है, गोलाकार है, सर्कुलर है। तो इसमें ये वाटर इनलेट हो रहा है, कहाँ से, ये नीचे से इनलेट हो रहा है, और वाटर रेडियली आपके टैंक में जा रहा है। तो यहाँ से टैंक में गया, इसके बाद में इसको यहाँ पे टाइम दिया जाता है। जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं, उसके बाद में यहाँ से एग्जिट कर दिया जाता है, वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सिस्टम होता है आपका सेडिमेंटेशन टैंक में। अब सेडिमेंटेशन टैंक में जो नीचे की जो स्लज हुई, जिसको हम एक्टिव स्लज बोल सकते हैं, स्लज बोलते हैं, इस स्लज को फिर रिमूव कर लिया जाता है नीचे के पाइप से। तो ये सिस्टम होता है आपके सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर। अब ये आपको प्रैक्टिकली एक डायग्राम नज़र आ रहा है सेडिमेंटेशन टैंक का, जिसमें काफ़ी बड़े टैंक्स होते हैं सेडिमेंटेशन टैंक के, सेडिमेंटेशन प्रोसेस के लिए। इन टैंक्स में जो भी वेस्ट वाटर होता है उनको कुछ टाइम के लिए छोड़ा जाता है, जिससे कि इसके जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाए। उसके बाद में इस वाटर को आगे के प्रोसेस के लिए सेंड कर दिया जाता है। तो ये होता है आपका सेडिमेंटेशन टैंक में। अब आप यहाँ देख सकते हो 3 टाइप्स में डिवाइड किया आपके सेडिमेंटेशन टैंक्स को। पहला है आपका रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक। इसमें क्या होता है, इसका जो आकार है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, आपका आयताकार शेप का है, इसलिए इसको बोला गया है रेक्टेंगुलर। अब दूसरा, इसमें जो फ्लो हो रहा है वो आपका हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है, मतलब कि पानी हॉरिजॉन्टली क्षैतिज रूप से आ रहा है और क्षैतिज रूप से ही बाहर जा रहा है। तो इसलिए इसको बोला गया है आयताकार क्षैतिज प्रवाह टैंक या रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक। दूसरा आपका है सर्कुलर, जो कि हमने अभी स्टडी भी करी थी। इसमें जो फ्लो है आपका वो रेडियली जा रहा है, त्रिज्यीय रूप से जा रहा है। यहाँ से इनलेट हुआ, उसके बाद में ये रेडियली आपका वाटर टैंक के अंदर जा रहा है, इसलिए इसको बोला गया है सर्कुलर रेडियल फ्लो टैंक। और तीसरा आता है आपका हॉपर बॉटम, जो आपका कीप नुमा जो बॉटम है, इसका जो निचला हिस्सा है वो कीप नुमा है, तो इसलिए इसको बोला गया हॉपर बॉटम। और इसमें जो फ्लो होता है वो अपवर्ड होता है। अपवर्ड कैसे होता है, यहाँ से एक पाइप लगा हुआ है, पानी नीचे की साइड में एग्जिट हो जाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ता ऊपर तक पहुँच जाएगा। तो इसलिए इसको बोला गया है हॉपर बॉटम अपवर्ड फ्लो टैंक। तो इस तरह से हमारे सेडिमेंटेशन टैंक्स कंप्लीट होते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।